आते हैं जी। After the machine arrives, setup costs of 1300 are incurred. Let me see मेरी स्क्रीन शेयर है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है. सो यू आर रिकॉर्डिंग, ओके. और स्क्रीन मेरी स्टॉप शेयरिंग, इसका मतलब ऑलरेडी शेयर है. ये अब इस ऑनलाइन मोड में ये चीज़ें आपको थोड़ा सा बॉदर ज़रूर करेंगी, बट आई होप चीज़ें टाइम के साथ स्मूथ हो जाएंगी. अच्छा जी, ये 1300 आपने उसको अपने सेटअप कॉस्ट में लगा दिया, एंड उसके बाद आपके पास अलोंग विद 4000 इन टेस्टिंग कॉस्ट्स, 4000 आपका डिफरेंट टेस्ट करने में लगे हैं. आपने उसको पहले चला के देखा, फिर आपने उसको उसके अंदर से कुछ ट्यूटोरियल ट्रायल के तौर पे आपने कुछ यूनिट्स उससे प्रोड्यूस करके देखे, या कुछ भी उस पर कुछ ट्राइल्स की, कुछ टेस्ट किए, तो उस पर आपके $4000 लगे. सो 52,000 उसकी लिस्ट प्राइस या उसकी एसेट की प्राइस, देन 8% के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स, उसके बाद 500 उसके शिपिंग चार्जेस, 1300 उसके ऊपर सेटअप कॉस्ट, और 4000. ये सारे के सारे अगर आप टोटल करें तो आपके पास आते हैं जी 61,960. ये सेल्स टैक्स जब आपने कैलकुलेट किया था तो वो 8% के हिसाब से आपका $4,160 बनता है. ये सारी कॉस्ट आप उसकी ओवरऑल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे. सो जो एसेट की हमने अपनी बुक्स में एंट्री करनी है, वो एंट्री जो भी मैंने आपको पहले दिखाई थी, प्लांट एसेट टू कैश, वो आपने अपनी बुक्स में जब रिकॉर्ड करना है तो आपने उसको लिखना है 61,960 पे. ये जी आपके पास एंट्री आ गई. न्यू मशीन के नाम से लिख दें, मशीनरी के नाम से लिख दें, इक्विपमेंट के नाम से लिख दें, जो भी आप अपने, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स हर कंपनी ने अपना, तो कंप्यूटर को लिखना है तो किस नाम से लिखना है. कंप्यूटर सिस्टम के नाम से कुछ कंपनीज लिखती हैं, कुछ कंपनीज लिखती हैं कंप्यूटर इक्विपमेंट के नाम से, कुछ सिंपली ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से लिखती हैं, जिसमें वो कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह सब कुछ इंक्लूड करती हैं. सो ये हर एक कंपनी की अपनी मर्जी है कि उसको किस अकाउंट के नाम से उसको वो लिखती है. तो द थिंग इज कि आपने उसको टोटल कॉस्ट जितनी भी उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए आपने पे किया, चाहे उसको उठा के लाने के लिए, चाहे उसके ला के उसको चेक करने में, ये वो, तो उसको आपने टोटल कॉस्ट के साथ आपने उसको डेबिट करना है. ये एक एग्जांपल आपकी बुक का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. अगर आप अपनी बुक में इसको देखें तो आपके पास ये चीज आपको नजर आ रही होगी. आई डोंट नो ये कौन सा चैप्टर है, बट अगर आप अपनी बुक की सॉफ्ट कॉपी खोल के देखें तो वहाँ पे आपको ये बड़ा क्लियरली नजर आ जाएगा. यहाँ पे एक एग्जांपल है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडिंग द कॉस्ट. इसमें हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि इसमें कितनी कॉस्ट. अ फैक्ट्री, ये सेकंड लाइन में आपको नजर आ रहा होगा, अ फैक्ट्री इन मिसिसिपी ऑर्डर्स अ मशीन फॉर Colorado tool manufacturer at a list price of 10,000. पेमेंट विल बी मेड इन 48 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 250. यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपने कैश की फॉर्म में पेमेंट नहीं की है. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि समटाइम्स आप कैश की फॉर्म में टोटल पेमेंट नहीं करते, आप नोट्स पेबल की फॉर्म में पेमेंट करते हैं. सो वो भी आप इस यहाँ पे देख सकते हैं. विच इंक्लूड्स 2000 इन इंटरेस्ट चार्जेस, सेल्स टैक्स ऑफ 600 मस्ट बी पेड एज वेल as the freight charges of 1350, installation and other setup costs amount to 500. The cost of this machine to be established in the machinery account is computed as follows. Sorry, मैं थोड़ा सा गलत कर दी जी. लिस्ट प्राइस है जी 10,000, सेल्स टैक्स आपका बनता है 600, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1350, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है 500. अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपकी मशीनरी की बन रही है 12,450. तो आपने अपनी बुक्स में उसकी जो एंट्री करनी है, दैट इज प्लांट एंड इक्विपमेंट 12,450, एंड नोट्स पेएबल आपने क्रेडिट कर दिया 12,450. जैसे जैसे नोट्स पेएबल आप पे करते जाएंगे तो वो आपकी बुक्स में से लायबिलिटी जो है वो रिमूव होती जाएगी. Now, there are some special considerations that you need to understand and keep in mind while purchasing some assets. अब वो special considerations क्या होती हैं different चीज़ों के बारे में. For example, आप कोई land purchase करते हैं. Cost includes real estate
commissions, escrow fee, legal fees, clearing and grading the property. Sometimes हम land purchase करते हुए कुछ commission pay करते हैं real estate agent को, जिसके through हमने वो land purchase की हुई होती है. कुछ हम legal charges pay करते हैं, कुछ different departments को हम कुछ charges pay करते हैं, उसकी clearing कराते हैं, उसके बाद grading करवाते हैं. So ये different तरह की costs हम उसको pay करते हैं. और समटाइम्स हम लैंड परचेज करते हुए लैंड की इम्प्रूवमेंट्स की कॉस्ट पे करते हैं. इम्प्रूवमेंट्स में क्या चीज आती है? इम्प्रूवमेंट्स टू लैंड सच एज ड्राइववेज, फेंसेस एंड लैंडस्केपिंग एंड रिकॉर्डेड सेपरेटली. जब हम कोई कमीशन पे करते हैं, कोई लीगल फी पे करते हैं, किसी चीज की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लैंड की, वो सारे चार्जेस लैंड की कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने लैंड परचेज की और उसके ऊपर आपने ड्राइववेज बना लिए, फेंसेस लगाए, वहां पे लैंडस्केपिंग करवाई, इनको हम सेपरेटली एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, एज एसेट रिकॉर्ड करेंगे. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आपके पास लैंड आ गई, उसके बाद कंस्ट्रक्शन या उसके अंदर जो भी आपने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल बिल्डिंग और अ स्मॉल ड्राइववे, फेंसेस लगाने में, वो सारे आपके एसेट्स बन रहे हैं. सो उनको भी एज एसेट आपको अपनी बुक में सेपरेटली रिकॉर्ड करना है. बिल्डिंग्स के लिए क्या हमें स्पेशल कंसिडरेशन देखनी पड़ती है? रिपेयर्स मेड प्रायर टू द बिल्डिंग बीइंग पुट इन यूज आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द बिल्डिंग्स कॉस्ट. बिल्डिंग को यूज में लाने से पहले हमने उसमें जितनी रिपेयर्स की हैं, जितनी चेंजेस की हैं, समटाइम्स हम एक हॉल परचेज करते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे कमरे बनाते हैं, उसको बनाने में जितनी कॉस्ट लग रही है वो हमने बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड करनी है. हम एक बिल्डिंग परचेज करते हैं, उसके अंदर हम कार्डबोर्ड की दीवारें खड़ी करके वहां पे छोटे छोटे केबिन्स बना लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी जगहों पे बने हुए हैं. सो वो जो एच ब्लॉक, अगर आपको याद हो, वहां पे केबिन्स बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं, तो वो कार्डबोर्ड्स बने हुए हैं. ओवरऑल वो पूरी एक बिल्डिंग है, पूरा एक हॉल है. सो इस तरह की जो बिल्डिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट्स और जो चेंजेस किए जा रहे हैं, उसके यूज में लाने से पहले वो सारे के सारे आपने उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करके उसको डेबिट करना है. उसके बाद डेप्रिसिएशन जो आप लेंगे वो टोटल कॉस्ट पे लेंगे, जो भी आपने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की हुई है, जाहिर है वो उस एसेट का हिस्सा बन रही है. सो उस अमाउंट को आपने यूज करना, उसी अमाउंट से आप उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. देन इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या चीजें होती है जी? रिलेटेड इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्सेस आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ द करंट पीरियड. अगर आपने एक इक्विपमेंट परचेज की है और उसकी उसके प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, या उसके लिए कोई इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, अपनी गाड़ी खरीदी हुई है उस पर इंश्योरेंस पे करते हैं, तो वो इंश्योरेंस उसके गाड़ी का हिस्सा नहीं बनती, वो आपके उस टाइम पीरियड का एक्सपेंस है. सो आपने उसको उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है. हाँ, इक्विपमेंट के लिए अगर आपने कोई चीजें उसके यूज में लाने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि आपने कंप्यूटर लाए और आपने उसके लिए एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बिल्ड किया, तो वो जो उसके लिए आपको यूज होता है, अगर आप सेपरेटली उसका अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा. Then sometimes we allocate the sometime purchase, the lump sum purchase. Sometimes क्या होता है कि हम 2-3 एसेट्स इकट्ठे खरीदते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको ये जो बबल स्क्रिप्ट नजर आ रहा है, स्क्रिप्ट बबल नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है आई थिंक आई विल बाय द होल थिंग, बॉर्न, लैंड एंड एनिमल्स. सारी चीजें एक साथ परचेज कर रहे हैं. यहाँ पे अब हम क्या करते हैं? द टोटल कॉस्ट मस्ट बी एलोकेटेड टू सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच एसेट. आपने एक लैंड परचेज किया है जिसमें बिल्डिंग भी बनी हुई है, तो आप उसको एज अ लैंड अलग से रिकॉर्ड करेंगे, उसके कुछ पोर्शन पे बिल्डिंग बनी हुई है, आप उसको एज आप उसको बिल्डिंग को एज अ सेपरेट एसेट यूज रिकॉर्ड करेंगे और लैंड को एज अ सेपरेट एसेट रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उस लैंड की अपनी एक वैल्यू है, उस बिल्डिंग की अपनी एक वैल्यू है. और उसके बाद द एलोकेशन इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच एसेट परचेज. हम उसकी हर एसेट की फेयर वैल्यू को फाइंड करके, फेयर मार्केट वैल्यू को फाइंड करके हम उसको अपने एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे.
Now there are some capital expenditures and revenue expenditures. ये जो चीज़ हम पहले बात कर रहे थे कि हमने क्या चीज़ उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करनी है, क्या नहीं करनी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जैसे मैंने कहा टैक्सेस, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें ये आपके रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस के अंदर जाती हैं, ये कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होती। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने कॉस्ट में इंक्लूड करना है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने कॉस्ट में इंक्लूड करने के बजाय हम कुछ उनको अलग हैं, उनको हम देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आपके पास एनी मटेरियल एक्सपेंडिचर दैट विल बेनिफिट सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स, ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको अगले कई सालों तक आपको बेनिफिट देगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग के अंदर अगर हमने कैबिन्स बनाए हैं तो वो उस बिल्डिंग का हिस्सा बन गए हैं और वो अगले कई सालों तक यूज होने हैं। जबकि अगर हम उसी बिल्डिंग का हम कोई ऐसा एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं जो कि थोड़ी सी okay, so जी, टू कैपिटलाइज एन एक्सपेंडिचर मीन्स टू चेंज इट टू एन एसेट अकाउंट, किसी एक्सपेंडिचर को टू चार्ज इट टू एन एसेट अकाउंट, किसी भी एक्सपेंस को कैपिटलाइज करने का मतलब ये होता है कि हमने उसको उसके एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया। फॉर एग्जांपल एक मशीनरी को परचेज करके जब आप अपने फैक्ट्री तक उसे लेके आते हैं, जो 500 ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं या जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी डिस्कस किया है, वो 500 के जो चार्जेस हैं वो हमने किस लिए पे किए थे, उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, उसको अपने पास अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए। सो वो उसी की कॉस्ट में इंक्लूड करके हमने उसको कैपिटलाइज कर दिया। जबकि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम ऑर्डिनरी रिपेयर्स और मेंटेनेंस की तरह से जैसे टाइम टू टाइम हम उन्हें करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी मशीन को अगर हम उसको ऑयलिंग करते हैं, किसी मशीन के इंजन के अंदर या किसी उसके अंदर ऑयल यूज होता है, तो वो ऑयलिंग रेगुलर बेसिस पे होती है, हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या एक सर्टेन यूजेज के बाद। तो उन एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर डालते हैं। और इसके लिए टू एक्सपेंस एन एक्सपेंडिचर मीन्स टू चार्ज इट टू एन एक्सपेंस अकाउंट, इसको हम एक्सपेंसेस के अंदर लिखते हैं, इसको हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। देन हमारे पास यहाँ पे हमारा जो पहला अकाउंटेबल इवेंट है एक्विजिशन का, वो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हम आगे आते हैं अपने दूसरे अकाउंटेबल इवेंट पे, जो कि हमने कहा था कि कॉस्ट की उसकी एलोकेशन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट टू एक्सपेंस ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन। अब हमने उसकी डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करनी है, यहाँ पे मैं अपना लेक्चर 1 खत्म कर रही हूँ। इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसको डेप्रिसिएशन के मेथड्स और डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।